बैक एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एज यू हैव रेड अर्लियर, ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म टू इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल लाइक ग्लूकोज एंड टू ड्राइव एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज़। हमें पता है ऑक्सीजन हम यूटिलाइज करते हैं ताकि हम जो न्यूट्रिएंट हैं उनका ब्रेक डाउन कर सके और वहाँ से जो एनर्जी मिले उसको यूज़ करके अपनी डिफरेंट वेरियस एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकें। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ हार्मफुल इज़ ऑल्सो रिलीज ड्यूरिंग द अबव कैटाबॉलिक रिएक्शन। जब ये रिएक्शन परफॉर्म होती है तो CO2 भी रिलीज होती है। इट इज़ देयरफॉर एविडेंट दैट O2 हैज़ टू बी कंटिन्यूसली प्रोवाइडेड टू द सेल्स एंड CO2 प्रोड्यूस बाय द सेल हैव टू बी रिलीज आउट। इसलिए ज़रूरी है हम O2 कंटिन्यूसली प्रोवाइड करते रहें और CO2 जो प्रोड्यूस हो रही है उसको सेल में से रिमूव किया जाए। दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विथ CO2 प्रोड्यूस बाय द सेल इज कॉल्ड ब्रीदिंग। इस प्रोसेस में जो ये एक्सचेंज हो रहा है इस प्रोसेस को कहा जाता है ब्रीदिंग। कौन सा एक्सचेंज? जो O2 का एक्सचेंज हो रहा है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर और CO2 का फ्रॉम द सेल इज कॉल्ड ब्रीदिंग, कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन। प्लेस योर हैंड ऑन योर चेस्ट, यू कैन फील द चेस्ट मूविंग अप एंड डाउन। You know that is due to breathing. How do we breathe? The respiratory organ and the mechanism, ये सब हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। Now respiratory organs. Mechanism of breathing vary among different group of animal depending mainly on their habitat and level of organization. अभी जो mechanism है और जो ये organs होते हैं हमारे, ये सब डिफ़र करते हैं, वेरी करते हैं और किस पे डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म कैसा है, क्या लेवल है और किस हैबिटेट में वो रहता है। अब जैसे लोअर इनवर्टिब्रेट जैसे कि स्पॉन्जेस, सीलेंट्रेट, फ्लैटवर्म एक्सचेंज O2 विथ CO2 बाय सिंपल डिफ्यूजन ओवर द एंटायर बॉडी सरफेस। कैसे एक्सचेंज करते हैं ये O2 और CO2? सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू अपनी बॉडी सरफेस से। कौन कौन? लोअर इनवर्टिब्रेट जैसे कि स्पॉन्जेस, सीलेंट्रेटा और फ्लैटवर्म। अब अर्थवर्म क्या यूज़ करता है? अपनी मॉइस्ट क्यूटिकल यूज़ करता है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैस। तो द अर्थवर्म use their moist cuticle and insects have a network of tubes या फिर tracheal tubes to transport atmospheric air within the body। ये हमने पढ़ा। लोअर इनवर्टिब्रेट्स किस में देखा? स्पॉन्जेस में देखा, सीलेंट्रेट में देखा, फ्लैटवर्म में। कैसे एक्सचेंज कर रहा है? सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू अपनी बॉडी सरफेस से। अर्थवर्म यूज़ करता है अपनी मॉइस्ट क्यूटिकल। इंसेक्ट्स क्या यूज़ कर रहे हैं? अपना ट्रैकियल ट्यूब्स का सिस्टम। नाउ द स्पेशलाइज वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं हम गिल्स, कौन यूज़ करते हैं ज़्यादा? एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स एंड द मलस्का। कौन यूज़ कर रहा है? एक्वेटिक आर्थ्रोपोड और मलस्क क्या यूज़ करते हैं? गिल्स। वेरएज वहीं पे जो वेस्कुलराइज्ड बैग होते हैं जिसे हम कहते हैं लंग्स, वो कौन यूज़ करते हैं? Whereas a vascularized bag called the lungs are used by the terrestrial form for the exchange of gases। जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म है वो क्या यूज़ कर रही है? हमारे लंग्स। तो हम साइड में लिख सकते हैं कौन क्या क्या यूज़ कर रहा है ताकि जब रिवाइज करें तो जल्दी से हो पाए। तो लिख सकते हैं हम स्पॉन्जेस, सीलेंट्रेट और फ्लैटवर्म। कैसे एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पे? थ्रू सिंपल डिफ्यूजन। अर्थवर्म क्या यूज़ कर रहा था? अपनी मॉइस्ट क्यूटिकल। इंसेक्ट क्या यूज़ कर रहा है? अपना ट्रैकियल सिस्टम। गिल्स कौन यूज़ करते हैं? एक्वेटिक आर्थ्रोपोड एंड मलस्क। और लंग्स कौन यूज़ कर रहे हैं? हमारे टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स। अमंग वर्टिब्रेट्स जो फिश हैं वो यूज़ करती हैं गिल्स। वहीं पे जो रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं वो क्या यूज़ करते हैं? लंग्स। तो हम लिख सकते हैं अमंग वर्टिब्रेट्स फिश यूज़ गिल्स वेयर एज रेप्टाइल, बर्ड,
मैमल रेस्पायर थ्रू लंग्स। अब जो एम्फीबियंस हैं, जैसे कि कौन से एम्फीबियंस, फ्रॉग रेस्पायर करते हैं अपनी मॉइस्ट स्किन से भी, और मैमल्स के पास क्या है, एक वेल डेवलप रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो हम लिख सकते हैं एम्फीबियन जैसे कि फ्रॉग कैन रेस्पायर थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन, ऑल्सो मैमल हैव अ वेल डेवलप रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारे पास क्या है, वेल डेवलप रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो यहाँ पे हमने तो पढ़ा रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में। अब आगे पढ़ते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, हमारे पास क्या है, पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल ओपनिंग आउट अबव द अपर लिप्स, जो हमारे अपर लिप्स के ऊपर यहाँ पे ऐसे होता है, पेयर ऑफ नॉस्ट्रल्स। इट लीड्स टू द नेजल चैम्बर, फिर हम कहाँ जाते हैं, नेजल चैम्बर में जाते हैं, यहाँ से नेजल पैसेज के थ्रू नेजल चैम्बर जाके खुलता है हमारा फेरिंग्स में। फेरिंग्स क्या होता है, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर के लिए। फेरिंग्स खुलता है लैरिंग्स रीजन में, लैरिंग्स जाता है ट्रैकिया में, ऐसे आगे चल के पूरा हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम बनता है। तो हमारे पास पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रल हैं जो हमारे अपर लिप के ऊपर खुलते हैं, फिर वहाँ से हम नीजल चैम्बर पे जाते हैं थ्रू नीजल पैसेज। अब जो नीजल चैम्बर है जाके खुलता है फेरिंग्स में। फेरिंग्स क्या है, a portion of which is the common passage for food and air। तो फेरिंग्स क्या है, एक ऐसा पैसेज जो हमारे खाने और हवा के लिए एक कॉमन रास्ता है कि दोनों चीज़ें वहाँ से जाएगी। फिर फेरिंग्स कहाँ खुलता है, फेरिंग्स ओपन्स थ्रू द लैरिंग्स रीजन इनटू द ट्रैकिया। फेरिंग्स जाके खुलता है लैरिंग्स, फेरिंग्स ओपन्स थ्रू द लैरिंग्स रीजन इनटू ट्रैकिया। फेरिंग्स जाके खुलता है हमारे ट्रैकिया में, किसके थ्रू जाके ओपन होता है, लैरिंग्स से। लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। Larynx is a cartilaginous box which help in the sound production and hence called the sound box। तो पहले क्या आया, हम यहाँ पे ऐसे बना सकते हैं सीक्वेंस में, पहले आते हैं हमारे नॉस्ट्रिल, फिर हम जाते हैं अपने नीजल चैम्बर, वही नीजल पैसेज से होता हुआ पूरा, फिर हम पहुँचे फेरिंग्स पे। फेरिंग्स जाके खुलता है हमारा ट्रैकिया में, और लेकिन किसके थ्रू, यहाँ पे आता है लैरिंग्स। और लैरिंग्स क्या है, हमारा वॉइस बॉक्स जो हमारे वॉइस प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ड्यूरिंग स्वेलिंग, जब हम निगलते हैं खाते हैं तो जो ग्लॉटिस है, ग्लॉटिस कवर हो जाता है एक थिन इलास्टिक कार्टिलेजियस फ्लैप से, जिसे कहा जाता है एपीग्लॉटिस। तो ड्यूरिंग स्वेलोइंग glottis can be covered by a thin elastic cartilaginous flap called epiglottis to prevent the entry of food into the larynx। अब ग्लॉटिस क्या है, ग्लॉटिस होती है ओपनिंग ऑफ विंड पाइप। ओपनिंग ऑफ विंड पाइप मीन्स लैरिंग्स, ठीक है। तो जब हम खाते हैं, स्वेलिंग कुछ भी निगलते हैं, तो जो ग्लॉटिस होता है वो कवर हो जाता है एक फ्लैप से, एक ढक्कन टाइप समझ सकते हैं जो कार्टिलेज का बना हुआ है, उसे कहते हैं हम एपीग्लॉटिस। तो वो ग्लॉटिस को कवर कर देता है ताकि हमारा खाना एंटर ना हो हमारे लैरिंग्स में। जो हम बोलते हैं ना कि उसको फंदा लग गया, खाते खाते बोल रहा था, तो वही बोलने के लिए क्या एयर की ज़रूरत है, तभी जाके वाइब्रेशन होगा, साउंड प्रोड्यूस होगी। जब बोलेंगे और खा भी रहे होंगे तो क्या होगी, ग्लॉटिस की ओपनिंग होगी ताकि वहाँ पे एयर जा सके और वाइब्रेशन हो। बोलेंगे तो खाना भी जा सकता है, इसीलिए कहा जाता है कि खाते टाइम बोलना नहीं चाहिए। तो इसीलिए जो ग्लॉटिस होती है उसकी कवरिंग हो जाती है एपीग्लॉटिस के थ्रू, ताकि उसमें हमारी खाने की एंट्री ना हो लैरिंग्स में। अब ट्रैकिया क्या है, ट्रैकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोरेसिक कैविटी। ट्रैकिया हमारा क्या है, एक एक्सटेंडिंग ट्यूब जैसा है, इस पे ऐसे कार्टिलेजस रिंग होते हैं, शी शेप होता है ये, और इनकम्प्लीट रिंग्स होते हैं, सिर्फ आगे की तरफ होते हैं, वेंट्रली, डॉर्सली ये नहीं होते। तो और ये क्या है, पूरी हमारी थोरेसिक कैविटी में आता है, और ये डिवाइड होता है दो पार्ट्स में, डिवाइड हो जाता है कौन से लेवल पे जाके, फिफ्थ थोरेसिक वर्टेब्रा। फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पे जाके ये हमारा डिवाइड हो जाता है दो पार्ट्स में।
तो विद डिवाइड एट द लेवल ऑफ द फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। क्या बन जाती है इसकी प्राइमरी ब्रोंकाई? ये लेफ्ट ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई, और इधर ये राइट साइड की प्राइमरी ब्रोंकाई। अब हमारे पास 26 हम पढ़ रहे हैं, जो लोकोमोशन वाला चैप्टर पढ़ता है। 26 क्या होता है? हमारे टोटल वर्टिब्रा होता है, जिसमें से T12 क्या होते हैं? 12 थोरेसिक होता है। सर्वाइकल कितने होते हैं? C7। लंबार कितने होते हैं? 5, और एक सिक्राइजल और एक होकाइजल। जो बच्चों में तो होते हैं 5-5, लेकिन एडल्ट में क्या हो जाते हैं? एक फ्यूज होके एक बना लेते हैं। तो वहीं पे जो हमारा फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा है, वहाँ पे ये जाके डिवाइड होती है हमारा ट्रैकिया, और 2 ब्रांचेस बन जाती हैं इसकी, राइट प्राइमरी ब्रोंकाई एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। अब ईच ब्रोंकाई अंडरगो रिपीटेड डिवीजन टू फॉर्म अ सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंकाई। अब जो ब्रोंकाई है वो जाती है और रिपीटेड डिवीजन करती है और सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंकाई बनाती है, फिर ब्रोंक्यूल्स बनाती है, और एक लास्ट में टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स बनाती है। अब the trachea and the primary, secondary and tertiary bronchi and the initial bronchioles are supported by incomplete cartilaginous rings। इसके पास क्या होते हैं? incomplete cartilaginous rings होते हैं। किस किस के पास? ट्रैकिया के पास, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंकाई, और कुछ इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। तो ईच टर्मिनल ब्रोंक्यूल, फिर जो अब टर्मिनल ब्रोंक्यूल जो लास्ट में बन रही थी वो क्या देती है? नंबर ऑफ वेरी थिन इरेगुलर वॉल्ड वेस्कुलर, मतलब सिंपल सी बात है, जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल है सबसे लास्ट वाली, उससे हमारी ओरिजिनेट होती है एल्वेलाई। तो यही लिखा है, गिव राइज टू अ नंबर ऑफ वेरी थिन इरेगुलर वॉल्ड एंड वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसे कहते हैं हम एल्वेलाई। द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वेलाई कंप्राइजेस द लंग्स। कौन सा ब्रांचिंग नेटवर्क? ब्रोंकाई का, ब्रोंक्यूल्स का और एल्वेलाई का। कंप्राइजेस द लंग्स, ये किसके अंदर आते हैं? लंग के अंदर ही आते हैं। हमारे पास 2 लंग्स होते हैं जो कवर होते हैं डबल लेयर, जिसे कहा जाता है प्लूरा। वी हैव 2 lungs which are covered by a double layered pleura with pleural fluid। ये ऐसे डबल लेयर होती है, इसके अंदर प्लूरल फ्लूइड होता है। इन देम इट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस। इसका काम क्या है? जो फ्लूइड है इसके अंदर फ्रिक्शन को रिड्यूस करना लंग सरफेस पे। जो आउटर प्लूरा है वो किसके कांटेक्ट में होती है? थोरेसिक कैविटी के कांटेक्ट में होती है आउटर प्लूरा। ये है हमारी आउटर प्लूरा, और ये इनर किसके कांटेक्ट में होगी? लंग्स की ये पूरी। तो इसलिए जो आउटर वाली होती है उसे बोलते हैं पैराइटल प्लूरा, और जो इनर वाली होती है उसे कहा जाता है विस्ट्रल प्लूरा। तो द आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद द थोरेसिक lining, whereas the inner pleural membrane is in contact with the lungs surface। The part starting with external nostril, जो part start हो रहा था from our external nostril से, the part starting with the external nostril up to the terminal bronchioles। अब nostril से लेके हम गए थे nostril के बाद हमारा नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर के बाद हमारा फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया, फिर ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, और लास्ट में आती थी टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। तो ये पूरा पार्ट मिलके क्या बनाता है? हमारा कंडक्टिंग पार्ट, कि यहाँ से कंडक्ट हो रही है एयर को, यहाँ तक कंडक्ट करने वाला, लेके जाने वाला कौन सा है? ये कंडक्टिंग पार्ट है। तो कंडक्टिंग पार्ट के अंदर ये चीज़ें आती हैं। द पार्ट स्टार्टिंग विद एक्सटर्नल नोस्ट्रल अप टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल कॉन्स्टिट्यूट द कंडक्टिंग पार्ट। वहीं पे हम बात करें किसकी? Whereas alveoli and their ducts, alveoli और उसकी डक्ट क्या बनाती हैं? रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। मतलब क्वेश्चन आए कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ होता है, तो एल्वेलाई में। तो एक्सचेंज वाला पार्ट कौन बना रहा है? एल्वेलाई और उसकी डक्ट्स। कंडक्टिंग पार्ट कौन बनाता है? नॉस्ट्रल से लेके अप टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। अब जो कंडक्टिंग पार्ट है वो ट्रांसपोर्ट करता है एटमॉस्फेरिक एयर टू द एल्वेलाई। उसका काम है एटमॉस्फेरिक एयर को लेके आना एल्वेलाई तक।
वहीं पे, और उसको फॉरेन पार्टिकल से क्लियर करना, ह्यूमिडिफाई कर देना और उस एयर को हमारे बॉडी टेम्परेचर पे लेके आना। तो ये किसका फंक्शन हुआ? ये फंक्शन है हमारे कंडक्टिंग पार्ट का। एक्सचेंज पार्ट इज़ द साइट ऑफ द एक्चुअल डिफ्यूजन। तो एक्सचेंज पार्ट क्या है? वही एक्चुअल पार्ट है जहाँ पे क्या होता है? डिफ्यूजन होता है O2 और CO2 का। ये एक्सचेंज होता है CO2 और O2 बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर। अब जो लंग्स हैं वो कहाँ सिचुएटेड है? हमारे थोरेसिक चैम्बर में सिचुएटेड है। So the lungs are situated in the thoracic chamber which is anatomically an airtight chamber. कहाँ पे है? thoracic chamber में। वो क्या होता है? एक airtight chamber की तरह होता है। thoracic chamber बनता कैसे है? जो thoracic chamber है is formed dorsally by the vertebral column. dorsally मतलब पीछे की तरफ से। किससे बना हुआ है? vertebral column से। ventrally by sternum, आगे किससे बना है? sternum के थ्रू। लिटरली साइडों से रिब्स एंड ऑन द लोअर साइड बाय द डोम शेप्ड डायफ्राम, और नीचे की तरफ से किससे बनता है? डायफ्राम से। अब ये जो एनाटॉमिकल सेटअप है लंग्स का हमारे थोरैक्स में ऐसे है कि अगर थोरैसिक कैविटी में कोई चेंज आए तो वो सीधे रिफ्लेक्ट होगी हमारी लंग्स में या पल्मोनरी कैविटी में। इस तरीके से उसका सेटअप है। The anatomical setup of the lung in thorax is such that any change in the volume of the thoracic cavity will be reflected in the lung pulmonary cavity. Such an arrangement is essential for breathing as we cannot directly alter the pulmonary volume. और ये सेटअप क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम डायरेक्टली अपनी पल्मोनरी वॉल्यूम को ऑल्टर नहीं कर सकते। जब हम थोरेसिक कैविटी में वहाँ पे चेंज करेंगे तो वही चेंज रिफ्लेक्ट होगा हमारी पल्मोनरी कैविटी में। अगर वहाँ पे वो रिफ्लेक्ट होगा पल्मोनरी कैविटी की, मतलब जो भी चेंज आएगा इंक्रीज हो या डिक्रीज हो तो वो कहाँ दिखाई देगा? उसका रिफ्लेक्शन शो होगा पल्मोनरी वॉल्यूम में। इसलिए ये सेटअप इसलिए ज़रूरी है। नाउ अब रेस्पिरेशन में कौन कौन से स्टेप्स आते हैं? तो रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। रेस्पिरेशन के अंदर क्या क्या स्टेप आ रहे हैं? ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन। तो ब्रीदिंग का हमें दूसरा नाम मिला क्या? पल्मोनरी वेंटिलेशन, बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन। एटमॉस्फेरिक एयर अंदर आती है और CO2 रिच एल्वुलर एयर। CO2 रिच मतलब जो एल्वुला में जब एक्सचेंज होने के बाद CO2 वाली एयर है वो क्या हो जाती है? रिलीज आउट, बाहर रिलीज हो जाती है। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होता है O2 और CO2 का अक्रॉस एल्वुलर मेम्ब्रेन, एल्वुलाई की मेम्ब्रेन पे। फिर ट्रांसपोर्ट होती हैं गैसेस बाय द ब्लड के थ्रू वो ट्रांसपोर्ट की जाती है। फिर डिफ्यूजन होता है O2 और CO2 का बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू, ब्लड और टिश्यू के बीच में फिर एक्सचेंज डिफ्यूजन होगा। फिर जो O2 होगी यूटिलाइज की जाएगी सेल्स के थ्रू अपने कैटाबॉलिक रिएक्शंस के, जिसकी वजह से क्या होती है? फिर से CO2 रिलीज आउट हो जाती है, जिसे हम क्या पढ़ते हैं? सेल्यूलर रेस्पिरेशन में पढ़ते हैं। ये यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन करना, ब्रेक डाउन ऑफ न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स सो दैट द अमाउंट ऑफ एनर्जी वी गेट इन एक्सचेंज ऑफ इट, उसको हम यूज़ करते हैं अपना कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए। तो ये स्टेप्स हैं जो हमारे रेस्पिरेशन में होते हैं। नाउ मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग इन्वॉल्व 2 स्टेजेस। ब्रीदिंग में अब 2 स्टेजेस आती हैं, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। देखो अब हमें ये पता है कि प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। जहाँ प्रेशर बढ़ा वहाँ वॉल्यूम कम। और डिफ्यूजन ऑफ गैस कहाँ से होगा? गैस किधर से किधर मूव करेगी? तो जो गैस होगी हमारी वो जाती है हाई प्रेशर से टूवर्ड्स लो प्रेशर की साइड। अब हमें अगर जब एटमॉस्फेयर से या एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर से एयर को अंदर लंग्स में पहुंचाना है तो लंग्स का प्रेशर क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तभी क्या होगी? यहाँ पे प्रेशर हाई होना चाहिए, तभी एयर क्या होगी? हमारे लंग्स में अंदर जाएगी। ठीक है। अब प्रेशर कैसे कम हो सकता है? अभी हमने देखा कि प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर प्रेशर बढ़े तो वॉल्यूम कम हो, तो हम यहाँ की क्या कर दें? लंग्स की वॉल्यूम इंक्रीज़ कर दें। जब लंग्स की वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगी तो प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा। प्रेशर कम होगा तो ऑटोमेटिकली एयर बाहर से कहाँ आ जाएगी? हमारे लंग्स में अंदर आ जाएगी। तो इसे कहते हैं हम इंस्पिरेशन, जब एयर हमारी एटमॉस्फेयर से अंदर आ रही है। ठीक है। अब एक्सपिरेशन, प्रेशर हमें एयर को वापस बाहर करना है तो क्या करेंगे? एक्सपिरेशन के लिए एक्सपिरेशन में क्या होगा?
फिर ये हमारे लंग्स हैं इधर, यहाँ पे हमारा हार्ट होता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे एयर अंदर है। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, वॉल्यूम कम होनी चाहिए, तभी क्या होगी, तभी एयर यहाँ से बाहर जाएगी वापस एटमॉस्फेयर में। तो एक्सपायरेशन में यही होता है, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाती है, प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से CO2 वापस CO2 कहाँ चली जाती है, एटमॉस्फेयर में चली जाती है, और ये होता है एक्सपिरेशन। तो अब जो एक्सपिरेशन होता है वो हमारा पैसिव प्रोसेस होता है, मतलब यहाँ पे कोई भी एनर्जी नहीं लगती। वहीं पर जो इंस्पिरेशन होता है, इंस्पिरेशन होता है हमारा एक्टिव प्रोसेस। एक्टिव प्रोसेस मतलब वहाँ पे एनर्जी क्या होती है, यूज़ की जाती है, यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है। अब आप उसको रीड करते हैं पूरा। Breathing involves two stages, inspiration during which atmospheric air is drawn in। inspiration क्या है, जब atmospheric air अंदर आ रही है, और expiration क्या है, जब alveolar air बाहर जाती है। The movement of air into and out of the lung is carried out by creating a pressure gradient। movement कैसे होता है एयर का, जब वहाँ पे pressure gradient create किया जाए। The movement of air into and out of the lung is carried out by creating a pressure gradient। pressure gradient create किया जाए between किसके बीच में, lungs और एटमॉस्फेयर के बीच में, जैसे अभी मैंने समझाया था, ठीक है। इंस्पिरेशन कैन अकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स। इंस्पिरेशन कब होगा, जब लंग्स के अंदर का प्रेशर क्या हो, लंग्स के अंदर के प्रेशर को क्या कहते हैं हम, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो क्या होना चाहिए इंस्पिरेशन के लिए, हम लिख सकते हैं, अभी वैसे हमने समझा भी था कैसे हो रहा था। तो इंस्पिरेशन के लिए इंट्रा पल्मोनरी मतलब विद इन द लंग्स, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कैसा होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, ठीक है। दैट इज देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विद रिस्पेक्ट टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सिमिलरली वैसे ही एक्सपिरेशन कराने के लिए क्या होना चाहिए, ये भी लिख लेते हैं इधर, जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो वही सिमिलरली द एक्सपायरेशन टेक प्लेस व्हेन द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये हमने पढ़ लिया कैसे, तो क्या इसके पीछे कौन सा लॉ फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो द डायफ्राम एंड द स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स, अब कौन कौन इसके अंदर इन्वॉल्व होता है वो भी देखते हैं। डायफ्राम और कुछ स्पेशल सेट ऑफ मसल्स, कौन कौन सी, एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल बिटवीन द रिब्स। अब देखो जैसे ये हमारा लंग है, इसको कौन प्रोटेक्ट करते हैं, ऐसे रिब्स प्रोटेक्ट करते हैं, ये, ठीक है। तो अभी जो स्पेसेस होते हैं इन्हें बोलते हैं इंटरकोस्टल स्पेसेस, ठीक है। यहीं पे मिलती है हमारी मसल्स। तो दो टाइप की मसल्स होती हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल, ठीक है। तो जैसे पॉकेट का डायरेक्शन होता है ना हमारी, ऐसे डाउनवर्ड वाला, वही ऐसे कैसे, ऐसी पॉकेट की जैसी शेप होती है वैसी प्रेजेंट होती है हमारी एक्सटर्नल मसल्स, ठीक है। तो जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है हमारी मसल्स, ये, ठीक है, ऐसे, ये क्या है, मसल्स, इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक। ऐसी दो मसल्स होती हैं, एक्सटर्नल और इंटरकोस्टल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स बिटवीन द रिब्स के बीच में, ठीक है। तो किस में करती हैं वो, ये ग्रेडियंट हेल्प कराने में, जनरेट करवाने में हमारी हेल्प करती हैं। अब जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है उसका काम होता है इंस्पिरेशन में हेल्प कराना। तो हम पढ़ते हैं, हेल्प इन जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट्स। इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड, कैसे इंस्पिरेशन स्टार्ट होता है, जब कॉन्ट्रैक्शन हो डायफ्राम का, जिसकी वजह से क्या बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ेगी हमारे थोरेसिक चैम्बर की, कौन से डायरेक्शन में, एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन में, ऐसे, ठीक है। जब क्या हो रहा है, डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन होगा। वहीं पे जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का होगा तो वो हमारे जो रिब्स होते हैं उनको लिफ्ट अप ऊपर की तरफ उठा देती हैं। जैसे सपोज पॉकेट में तुम हैंड डालोगे और
अपने हैंड से ऊपर करोगे तो क्या होगा, तुम उसको लिफ्ट करो ना, ऊपर की तरफ लिफ्ट करो, सेम वैसे ही जो हमारी मसल्स हैं वो हमारे रिब्स को करती हैं, लिफ्ट अप द रिब्स। तो क्या होगा, वहाँ की वॉल्यूम बढ़ जाएगी। अब दोनों चीज़ें, डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का कॉन्ट्रैक्शन, दोनों हुई जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दोनों क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं। अब अंदर का वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो क्या होगा, अल्टीमेटली वहाँ प्रेशर कम हो जाएगा और बाहर एटमॉस्फेयर से एयर हमारे अंदर लंग्स में आ जाएगी। तो by the contraction of diaphragm, which increases the volume of the thoracic chamber in anterior posterior axis, the contraction of external intercostal muscle lift up the ribs and the sternum, causing an increase in the volume of the thoracic chamber। कौन से में, डोर्सोवेंट्रल एक्सिस में। तो ओवरऑल क्या हुआ, इंक्रीज हुआ थोरेसिक वॉल्यूम का, जिसकी वजह से क्या होगा, पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज होगी। अब पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हुई तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा और एटमॉस्फेयर से एयर अंदर आ जाएगी। देखो ये डायग्राम में देखो क्या हुआ, ये क्या है, कॉन्ट्रैक्शन हुआ डायफ्राम का। तो ये किसने डायमीटर बनाया था, किसमें बताया इसने, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में। और जो यहाँ पे मसल्स होती है हमारे रिब्स के बीच में, इन्होंने क्या करा, इसको ऊपर की ऐसे उठा दिया तो इसका कहाँ बढ़ा, ये वॉल्यूम इंक्रीज हो गई हमारी डोर्सोवेंट्रल एक्सिस में, ठीक है। जिसकी वजह से कौन किसने हेल्प करी इसमें, स्टर्नम ने और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में। तो ये हो गया एंटीरियो पोस्टीरियर और ये हो गया डोर्सोवेंट्रल। जो इंक्रीज हुआ जिसकी वजह से थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ी, थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ी तो पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ी, पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ी तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज हुआ, जिसके वजह से क्या हो गई, हमारी एटमॉस्फेरिक अंदर आ जाती है लंग्स में और क्या हो जाता है, इंस्पिरेशन। अब जब रिलैक्सेशन हो जाएगा डायफ्राम का, वापस से क्या हो जाएगा, अपनी शेप में आ जाएगा और जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स थी वो डायफ्राम, स्टर्नम सब अपने नॉर्मल पोजिशन पे आ जाएंगे। देखो यहाँ पे बोला रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम, डायफ्राम का रिलैक्सेशन एंड द इंटरकोस्टल मसल्स, किसकी बात की है, मतलब एक्सटर्नल वाले की बात कर रहे हैं, जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है वापस से वो सब कहाँ जाएंगे, अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएंगे और थोरेसिक वॉल्यूम को डिक्रीज करेंगे, जिसकी वजह से पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज होगी और फिर क्या होगा, अंदर इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर विद इन द लंग्स वो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, एक्सपल्शन हो जाएगा एयर का फ्रॉम द लंग्स, जिससे बोलते हैं हम एक्सपायरेशन। अब हमारे पास एबिलिटी होती है, वी हैव द एबिलिटी to increase the strength of the inspiration and expiration with the help of additional muscles in the abdomen। तो हम किसके वजह से हम जो ये जो स्ट्रेंथ है इसे इंक्रीज कर सकते हैं, कुछ मसल्स के थ्रू, जो मसल्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं, हमारे एब्डोमेन में। ऑन एन एवरेज एक जो हेल्दी ह्यूमन है वो कितनी बार ब्रेथ करता है, 12 to 16 टाइम्स ब्रीथ सांस लेता है पर मिनट। तो ये क्या है, एक हेल्दी एडल्ट का ब्रीदिंग रेट है। जो वॉल्यूम है एयर की इन्वॉल्व होती है ब्रीदिंग मूवमेंट, उसको हम यूज़ कर सकते हैं बाय यूजिंग ए स्पायरोमीटर, जिसकी वजह से हमें क्या पता चलता है, हम एक क्लिनिकल पल्मोनरी असेसमेंट, मतलब हम सब एक चेक कर सकते हैं कि हमारा जो पूरा सिस्टम है वो अच्छे से काम कर रहा है, पल्मोनरी फंक्शन अच्छे से परफॉर्म हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो जो वॉल्यूम है एयर की किसके थ्रू एस्टिमेट की जाती है, स्पायरोमीटर को यूज़ करके। और एक एडल्ट ह्यूमन का ब्रीदिंग रेट कितना है, 12 to 16 ब्रेथ पर मिनट या 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। ये देखो ये इन्होंने समझाया, ये एक्सपायरेशन, डिक्रीज हुई वॉल्यूम, ये वापस अपने पोजिशनल पे आए, वॉल्यूम डिक्रीज हुई तो पल्मोनरी वॉल्यूम भी डिक्रीज हुई, पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज हुई तो प्रेशर इंक्रीज हुआ, प्रेशर इंक्रीज हो गया तो क्या हो गया, एक्सपल्शन हो गया, एयर वापस बाहर चली गई, तो इसे क्या बोलते हैं हम, एक्सपिरेशन। तो हमने ये देखा कि कैसे होता है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, हम सांस कैसे लेते हैं, छोड़ते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स देखे, ये सब देखा। हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे हम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटी से। तब तक के लिए और इसको एक बार अच्छे से रीड कर लेना ताकि ये मैकेनिज्म वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये बॉयल्स लॉ तो हम सब पढ़ती हैं ना केमिस्ट्री में, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, बस वही फॉलो हो रहा है यहाँ पे। जब प्रेशर बढ़ जाएगा तो वॉल्यूम घट जाएगी और वॉल्यूम बढ़ेगी तो प्रेशर बढ़ जाएगा। इसी को हम यूज़ कर रहे हैं और इसी पे हमारा पूरा मैकेनिज्म बेस्ड है एक्सचेंज ऑफ गैस का, कि कैसे गैस एक्सचेंज होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे।
और ये डायग्राम्स, एनसीईआरटी के डायग्राम्स भी इम्पॉर्टेंट हैं, तो डायग्राम्स पे भी फोकस करना। और बोर्ड्स के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है, क्योंकि वहाँ तो डायग्राम आते हैं, जब क्वेश्चन करो तो डायग्राम ड्रॉ करना तो मस्ट है। तो उसके आपको मतलब एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे और नंबर भी मिलेंगे अच्छे से, जब अगर डायग्राम वेल लेबल डायग्राम होगा वहाँ पे, तो उसका एक्स्ट्रा पॉइंट तो मिलता ही है।